नमस्ते। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये सीज़फायर आखिर क्यों हो रहा है और हालात क्या हैं उस एरिये के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी इसके ऊपर कि इज़राइली आर्मी काफ़ी ओवर स्ट्रेच है, बहुत फैली हुई है। लेबनान में भी हैं, सीरिया में भी हैं, हमास से लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। सेना तैयार नहीं है। इतनी जहाँ काफ़ी थक गई है लड़ते-लड़ते गाज़ा में, ख़ास तौर से सिविलियन से लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों को मेंटल केसेस हो रहे हैं। उनके साथ इश्यूज़ हो गए हैं, बहुत हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा है क्योंकि बहुत से सिविलियंस को उन्हीं ने मारा है और उसके बाद में उनको जो अक्सर रिग्रेट होता है, वो उस उससे बहुत से लोग फँसे हुए हैं। कुछ लोग तो बहुत से लोग पागल हो गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा है। एक तो ये था कि नेतन्याहू पर्सनली तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो जनता है वो उसका मानना ये है कि नेतन्याहू की जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करना, और दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो बंदी बना रखे हैं फ़िलिस्तीनियों ने गाज़ा के अंदर, तकरीबन 250-150 के करीब, अभी भी 100 के करीब के करीब उनके पास हैं इज़राइली, उनको भी छुड़ाने में असमर्थ रहे। हालाँकि उन्हीं ने पूरा गाज़ा को बर्बाद कर दिया। तकरीबन 46-47 हज़ार लोग मर चुके हैं, पता नहीं कितने मलबे में दबे हुए हैं, पूरे परिवार के परिवार दब गए, मर गए हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ी है, फूड है, मेडिसिन, हर चीज़ की शॉर्टेज है, अस्पताल फंक्शनल नहीं रह गए हैं। सारी चीज़ें आप हम सब लोग बहुत अच्छी तरह रोज़ टेलीविज़न पे हम देखते हैं, और उसके बाद भी मगर जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, हमास अभी भी स्ट्रॉन्ग है। नए लड़कों ने बहुत जॉइन कर लिया है, एक नहीं कई हज़ार लड़कों ने जॉइन कर लिया। उनको ये लगता है कि हम इज़राइल की गोलियों से मरने से बेहतर है कि वो हमास को जॉइन करें, लड़ के मर जाएँ। तो इसलिए हमास के पास नए-नए रिक्रूट आ गए हैं। लीडरशिप इनकी ज़रूर हमास की ख़त्म हो गई है, तो नया लीडरशिप खड़ी हो जाती है। ये कई बार ऐसा हो चुका है, कोई पहली बार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आम जनता जो गाज़ा के अंदर है, इतनी सब तकलीफ़ों के बाद भी हमास के खिलाफ अभी नहीं नज़र होती हुई आती, और ना ही वो गाज़ा को छोड़ने पे तैयार है। तो ये एक इसके चलते हुए वहाँ पे जो इज़राइली जनता है, ख़ास तौर से जो बंदी हैं, उनके रिश्तेदार और फिर परिवार वाले, और उनके साथ हज़ारों, लाखों लोग हर हफ़्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, इनकी नेतन्याहू से रिज़िग्नेशन माँग रहे हैं। नेतन्याहू पहले से भी बहुत से कोर्ट केसेस में फँसे हुए हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, और लोगों का तो कहना ये है न्यूज़पेपर्स का कि ये अगर प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करेंगे तो इन्हें जेल भी जाना संभव है उसके साथ। तो ये इनकी है। ये भी है कि अ, इज़राइल को काफ़ी टफ टाइम है, इज़राइल के भी सामने, हमास के सामने तो जो कुछ हो रहा है, फ़िलिस्तीनियों के सामने हम सब देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी टफ टाइमिंग, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी बहुत ख़राब हो गई है। टूरिज़्म उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल बैठ गई है। फिर उसके अलावा ये भी है कि कई लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं, तकरीबन 1 मिलियन जो हैं वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके पास डुअल सिटीज़नशिप थी वो तो ज़्यादातर निकल गए हैं मुल्क छोड़ के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और जो था भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी की। पैसे की उन्हें ज़्यादा फ़िक्र नहीं, वो जानते हैं कि अमेरिका को भरना पड़ेगा इनमें। लेकिन ये कि कितना पैसा वहाँ से मिलेगा, वो तो इतना पैसा देंगे कि ये सस्टेन कर जाए। वेपन भी इनको बराबर मिल रहा है अमेरिका से, लेकिन अब ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ये है कि 20 तारीख से पहले सीज़फायर होना चाहिए, उनका भी प्रेशर है, और ट्रंप ने भी फ़िलिस्तीनियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भी 20 तारीख से पहले अपने सीज़फायर पे राज़ी हो जाएँ। और उन्होंने कहा अगर नहीं राज़ी हुए तो हेल विल ब्रेक आउट इन वेस्ट एशिया, यानी क़यामत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा पश्चिम एशिया के अंदर। इस तरह की वार्निंग है, बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग है। क्या करेंगे ये पता नहीं।
वार्निंग देने में वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ट्रम्प साहब ने बहुत सी वार्निंगें दी हैं। अब इतने लोग मर चुके हैं, उनको वार्निंग का भी ज़्यादा असर नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि इज़राइल के अंदर 60,000 से ज़्यादा लोगों को नॉर्दर्न इज़राइल से छोड़ के जाना पड़ा। हमास के हिज़्बुल्लाह के अटैक की वजह से वो भी एक बड़ी समस्या है। हालाँकि वो लोग वापस आ रहे हैं अपने यहाँ। दूसरी समस्या ये भी है सीज़फायर की कि एक हूती के अटैक्स लगातार उनके ऊपर, इज़राइल के ऊपर जारी हैं। लाखों लोगों को को शेल्टर में जाना पड़ता है। एक मेंटल टॉर्चर हो रहा है वहाँ के ऊपर, और बहुत से उनके मिलिट्री एसेट्स को डैमेज किया इन्हीं ने। एयरपोर्ट, फिर उसके अलावा सैन्य ठिकाने, फिर उसके अलावा पोर्ट्स वगैरह डिफंक्ट हो गए हैं। बहुत से पोर्ट यही नहीं बल्कि बैंकरप्ट भी हो गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आ रही वहाँ के ऊपर। तो इन सब हालात को देखते हुए भी सीज़ फायर इज़राइल के फेवर में है। दूसरी तरफ ये भी है कि हूती रेबल्स जो हैं, हूती बागी जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं ने रेड सी का जो कमर्शियल शिपिंग है उसको डिस्टर्ब कर रखा है। खासतौर से इजरायली और अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स जो हैं या फ्रेंच शिप्स जो हैं, उनको लगातार अटैक करते हैं। अमेरिका के कई नेवल शिप्स पे भी इन्हीं ने अटैक किया है। और इन सबको देखते हुए एक इजराइल के ऊपर भी प्रेशर है कि वो बात करे, इसलिए कि अब जितना भी प्रोडक्ट है वो घूम के तमाम दूसरे मुल्कों से होता हुआ जाता है, तो उसके चलते हुए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर उसकी भी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये भी है कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर हो गया है। लेबनान के अंदर भी वो जो है हिज़्बुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ। तो हिज़्बुल्लाह भी वहाँ पे अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन ये है कि हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, और उसके ख़त्म होने की वजह से एक बड़ी समस्या वहाँ पे खड़ी हो गई है हिज़्बुल्लाह के अंदर। और हिज़्बुल्लाह पहले से कमज़ोर भी हुई है। उनके वेपन सिस्टम को भी इज़राइल का कहना ये है कि बहुत से उसने क्षति पहुँचाई है। लेकिन ये है कि बाद में उन्हीं ने सिविलियन एरियाज़ पे जो अटैक करना शुरू, गाँव के गाँव उनके साउथ लेबनान में ख़त्म हो गए, फिर बेरूत के सबर्ब में भी ये अटैक करने लगे। उसके चलते हुए हिज़्बुल्लाह को अटैक कर को सीज़ फायर पे जाना पड़ा। सीज़ फायर ये ये भी था कि लेबनीज गवर्नमेंट का भी प्रेशर काफ़ी था हिज़्बुल्लाह के ऊपर कि वो भी सीज़ फायर करें। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें देखते हुए वहाँ पे सीज़ फायर हुआ। लेकिन सीरिया में इनको बड़ी उपलब्धि मिली। सीरिया के अंदर भी ये हुआ कि इनके साथ जो वहाँ के अंदर बिल्कुल वॉक ओवर था, टहलते हुए जिसे कहना चाहिए। इनकी सेना को किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई, और ये लोगों ने माउंट हर्मन यानी पूरी गोलान हाइट्स को कब्जा कर लिया, और अब 20 किलोमीटर दूर दमस्कस पहुंच गए हैं। तो इस वजह से भी इनको काफ़ी एडवांटेज वहाँ पे मिल गया है। वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है इज़राइल की। इज़राइल और अमेरिका पिछले 10-12 साल से रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हो पा रही। इज़राइल ने वो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया। असद का जाना एक बड़ी जीत है, इसलिए कि अब जो वहाँ पे सरकार है वो इज़राइल समर्थन से आई है। इज़राइल का समर्थन उनको हासिल है। और दूसरी बात ये भी है कि वो खुद भी कहते हैं कि वो इज़राइल से लड़ेंगे नहीं, बल्कि बातचीत से मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। और उनका जो मेन टारगेट है, उन्हीं ने कहा है कि वो हिज़्बुल्लाह और ईरान है जो इज़राइल से लड़ रहा था। तो यानी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट भी है दोनों का, इज़राइल का भी और जो इस समय रिजीम है, दोनों मिल के हिज़्बुल्लाह और ईरान के विरुद्ध बात करने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि अब ईरान चाहता है, ईरान पे अटैक करना चाहते हैं इजरायलीज। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, इसलिए कि उनका मानना ये है कि सेना तो ज़रूर इजराइल की कमज़ोर है, लेकिन ईरान के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सेना भेजेंगे, और बल्कि वो एयर बॉम्बिंग ही करेंगे। बेसिक उनका ये होगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दें।
और जितना मिलिट्री टारगेट है उसको अटैक कर दें। इज़राइल जो है वो मिलिट्री पावर एयर पावर में बहुत सुपीरियर है ईरान से, लेकिन ईरान के पास जो है मिलिट्री भी स्ट्रांग है, कमिटेड है, आइडियोलॉजिकली भी कमिटमेंट है उनका, और दूसरी तरफ ये भी है कि उनके पास जो नए वेपन सिस्टम उन्हीं ने मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, काफ़ी क्षति पहुंचा सकती। इसलिए डर इस बात का है कि इज़राइल अगर युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर युद्ध हुआ और ईरान ने उसकी वजह से उसको क्षति पहुंचती है तो उसको कोई संकोच नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है जंग को रोकने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो ये वहाँ पे इस तरह की समस्या है। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग नजर आते हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनकी वार्निंग ईरान को बहुत सख्त है। और वो चाहेंगे कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो। इसके ऊपर हम एक अलग से बनाएंगे वीडियो, इसलिए कि वो जो न्यूक्लियर पीस टॉक्स को वो इनलार्ज करके दूसरे इश्यूज भी उसमें जोड़ने की बात कर सकते हैं। ये भी है कि ऑयल जो है वो के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी तेल इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके अलावा और भी है रशियन वॉर, उसका एक्सपेंडिचर, एक और वॉर हो जाएगी तो उसका प्रेसिडेंट ट्रम्प का बेसिक जो है वो इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने की उनकी कोशिश है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। और ये भी है कि वॉर अगर फैलती है, इराक तक जाती है, तो इराक में भी शिया मलेशिया है और इंटैक्ट है। देखिए, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। जो इसमें एक बड़ा पार्टनर हिजबुल्लाह था वो ज़रूर कमज़ोर भी हुआ है और अलग सा हो गया, सीज़ फायर में जाना पड़ा है। लेकिन ये है कि वो एक लिमिट तक वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग, वो लड़ भी सकते हैं दोबारा से, अगर हुआ ज़्यादा प्रेशर इज़राइल का उनके ऊपर पड़ा। हूती रेबल्स अभी भी स्ट्रांग हैं, उनको पब्लिक की भी सपोर्ट है। और दूसरी बात ये है कि हूती रेबल और शिया मलेशिया इराकी या हिजबुल्लाह हो, ये टोटली ईरान के पपेट्स नहीं हैं, ये लोग ईरान के प्रॉक्सी नहीं हैं जैसा कि बताया जाता है। ये सब इंडिपेंडेंट मूवमेंट है और पुराने मूवमेंट हैं, आज के नहीं। कुछ तो हूती मूवमेंट तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईरान के रेवोल्यूशन से पहले से वहाँ पे था, और अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और इनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है। ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और ट्राइबल भी हैं इनके साथ। फौज के अंदर इनकी जो है वो ज़्यादा अधिकतर ट्राइबल एलिमेंट आपको नजर आएगा, लेकिन उसके अलावा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बड़ी संख्या में यमन के अंदर हैं, और यमन के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और बहुत कैपेबल भी हैं। या यमन के अंदर ये भी है कि उनके यहाँ मानसून भी आती है, खेती भी होती है, और बहुत अच्छे फल भी होते हैं, और गैस और तेल के भी भंडार पाए जाते हैं। तो वो बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका इज़राइली पॉलिसी की वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, और वो इसीलिए अमेरिका इज़राइल के विरुद्ध भी हैं। ये उनका इंडिपेंडेंट सॉवरेन डिसीजन था कि फ़िलिस्तीन के पक्ष में लड़ने के लिए। ये मैं नहीं समझता कि ईरान ने उनको बहुत मदद दी है, टेक्नोलॉजी दे दी है, मगर अब वो स्वयं अपने वेपन सिस्टम बनाते हैं, तो वो डिपेंडेंट भी पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, ईरान एक उनका बड़ा समर्थक है, इसी तरह इराक और हिजबुल्लाह भी है। उनकी लड़ाई काफ़ी, ये लोग काफ़ी सक्षम हैं जीतने के लिए। अब ये देखना है कि लेबनान में भी नई गवर्नमेंट आई है, जोसेफ ऑन वहाँ पे बने हैं, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। उनके सामने सॉवरेनिटी का मामला है, हालांकि ये लोग प्रो पश्चिम हैं, इजराइल से बातचीत भी कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन यह है कि वो उनकी जो उनके ऊपर प्रेशर इस बात का है कि इजराइल ने जो साउथ लेबनान में कब्जा कर रखा है, एक बफर जोन बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसको भी इनको खाली कराने की का भी प्रेशर है, जो इजराइल आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी वहाँ पे दोबारा से युद्ध हो सकता है। अब इन सब के बीच में सीज फायर जो है वो सबको सूट करता है, मैं समझता हूँ।
और एक्सेस ऑफ जो रेसिस्टेंस है, ये तो है ही बहरहाल जो भी है, लेकिन ये देश इतने कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे यमन हो या इराक हो या लेबनान हो, इनको रिकंस्ट्रक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, इनको काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। इनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, इराक और यमन के पास, अगर इनको अमन शांति बनी रहे और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए तो ये बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो सकते हैं। इनमें पोटेंशियल्स बहुत है। इराक में भी बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं इराक के अंदर। तो और इज़राइल के लिए भी मैं समझता हूँ कि जो उनको क्षति पहुँची है, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ध्वनि पहुँची, तो सभी के लिए सीज़ फायर एक अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल के सामने ये भी है समस्या कि सीज़ फायर के बाद हम वहाँ गाज़ा में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अगर उनकी फ़ौजें वहाँ से विथड्रॉ करती हैं। ये सवाल उनके सामने बने हुए हैं। ये सब मैं समझता हूँ कि टेक्निकल कमेटी में जाएँगे, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसके बारे में अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इस समय, जैक सलिवन ने ये दी है। और इज़राइल के न्यूज़पेपर्स भी लिख रहे हैं, अरब में भी बहुत से न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, यानी अमेरिका से बड़ा और कौन हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या सीज़फायर कितना वायबल होता है, कब तक चलता है। टेंशन पूरे क्षेत्र में बहुत है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।